स्वागत है रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम कुछ आगे के और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखिए ऑप्शन बड़े ही जमा के दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन था एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर पर सेकंड। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार था क्या। तो इसका आंसर है एम्पियर। मीटर सेकंड कुछ भी नहीं आता, सीधा सीधा आंसर होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव एंड जो ऋणात्मक हिस्सा होता है बैटरी का, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैथोड। चलिए चीजों को आप थोड़ा सा और समझिए, मैं समझाता हूं आपको। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये पॉजिटिव एंड होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो ये निगेटिव एंड होता है उसे कैथोड कहते हैं। पर यहाँ देखिए ध्यान से, जब एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो कैटायन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मतलब एनोड, नेगेटिव मतलब कैथोड। एनायन नेगेटिव होता है और कैटायन पॉजिटिव होता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किन दो धातुओं का बना होता है? तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। तो आपने इस तरह के कटआउट आपके घर में देखा होगा, जिसको अगर हम निकाल देते हैं तो सर्किट कट जाती है, हमारी लाइट, घर की लाइट बंद हो जाती है। ये सभी के घर में देखा होगा आप सबने। तो इसमें एक वायर यहाँ से यहाँ तक बांधा जाता है। इस वायर को ही हम फ्यूज वायर कहते हैं। इसका उपयोग ये होता है कि जब भी कोई तेज करंट या कोई शॉर्ट सर्किट घर में होता है, मान लीजिए बाहर से ही कोई तेज करंट आता है, वो घर में आता है, तो हमारी घर में रखी हुई अप्लायंसेस जो होती हैं, सामान होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, वो खराब ना हो इसके लिए हमें स्विच को लगाते हैं। इसका काम ये इस प्रकार करता है कि जैसे ही कोई हाई करंट आता है तो ये गल जाता है और ये टूट जाता है। इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से जब भी कोई हाई करंट इसमें से पार होता है तो ये गल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाती है। इस तरह हमारे घर में रखी हुई चीजें बच जाती हैं। तो अब ये पूछा जाता है कि किसका बना होता है, तो आगे देखते हैं हम। ऑप्शन देख ले हम, टिन एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टिन, टिन एवं शीशा। तो ये टिन एवं शीशे का बना होता है, जिसमें से टिन 63% होता है और शीशा 37% होता है। ऑप्शन आपको ऐसे डिजाइन करके देंगे कि आपको आते हुए भी आप गलत लगा दो। टिन लोहा, तांबा जस्ता, तांबा टिन, टिन शीशा। तो ध्यान क्या रखना है, टिन एवं शीशा। अगला है, ओम्स लॉ का नियम के अनुसार क्या सही है? तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बॉयल का नियम है। अगला है, वोल्टेज के बढ़ने से विद्युत धारा भी बढ़ जाती। हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन यही सही होगा। अगला भी देख लेते हैं, वोल्टेज के बढ़ने से विद्युत धारा में कमी आती है। तो ये गलत है, ये सही है, वोल्टेज के बढ़ने से विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। ये क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो ओम का नियम है क्या, पहले ये देखते हैं। ओम का नियम कहता है V यानी कि वोल्टेज बराबर IR। I यहाँ पे क्या होता है, करंट, R होता है रेजिस्टेंस। अब देखिए ध्यान से, ये इसके बराबर है। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या था कि वोल्टेज बढ़ने पर, वोल्टेज के बढ़ने से विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। तो हाँ, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? देखिए अदिश राशि मतलब समझिएगा, अदिश दिशा के बिना, ऐसी चीजें जिनमें दिशा नहीं होती, ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अब मैं बात करूं पहला ऑप्शन, द्रव्यमान या मास। क्या हमें किसी का मास, या वैसे सामान्य भाषा में कहूं किसी का वजन बताने के लिए क्या हमें दिशा की जरूरत होती है? क्या हम क्या ऐसा कहते हैं कि आधा किलो पूर्व में है और आधा किलो पश्चिम में? ऐसा नहीं होता, ये एक अदिश राशि होगी।
अब बात करता हूँ वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो किस दिशा में आगे या पीछे हुआ, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसलिए वेलोसिटी क्या हुई, एक सदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगला है त्वरण। त्वरण भी एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। त्वरण या तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हुआ त्वरण। गाड़ी का भी एक्सेलेरेटर आप देखते हैं तो धीरे धीरे एकदम ऊपर की तरफ बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो अगर ये आगे की ओर जा रहा है तो हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। और अगर ये पीछे की ओर आता है, पीछा मतलब कम, ज्यादा से कम की ओर, तो इसे कहते हैं हम रिटार्डेशन या मंदन। तो इसमें हमें दिशा का पता चलता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पहला और तीसरा, यानी हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है लीनियर स्पीड, रेखीय चाल को दर्शाया जाता है। तो रेखीय चाल को ओमेगा आर से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने अपनी किस किताब में गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो यहां देखिए आप, तो सर आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो नाम की बुक थी, इसी में उन्होंने लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियमों को समझाया था। तो ये खाली जगह में हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपिया। अगला है, न्यूटन का कौन सा नियम हमें बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वह हमें बल की परिभाषा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या है। तो प्राकृतिक चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4। ये प्राकृतिक चुंबक का सूत्र होता है। अगला है, किस तरह के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। तो अगर किसी मतलब मटेरियल को अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं, तो विपरीत दिशा में चुंबक तत्व लेते हैं, तो ऐसे मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिक, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वह चुंबक के क्षेत्र में ही होते हैं, पर जो चुंबक तत्व वो लेते हैं वो कम मात्रा में लेते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, लोह चुंबक जो होते हैं, वह सबसे अच्छे प्रकार के चुंबक होते हैं, और वह चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे बहुत अच्छी तरह से उनमें चुंबक तत्व आ जाता है। अगला है, ध्वनि की चाल वायु में 20 डिग्री पर क्या होती है। ये चीज आप ध्यान करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री आपसे अगर पूछा जा रहा है तो इसका आपको ध्यान रखना। नहीं पूछा जा रहा तो आपको 0 डिग्री पे बताना, पर अगर डिग्री मेंशन्ड है तो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी डिग्री पे इतना होगा। तो 20 डिग्री पे होता है 344 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री पर होता है। आमतौर पे आपने यही पढ़ा होता है, पर अगर 20 डिग्री दिया है तो आंसर हो जाएगा 344 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रभाव ध्वनि या साउंड की चाल पर नहीं पड़ता। देखिए, पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, माने पदार्थ की प्रकृति। देखिए, हवा में अलग ध्वनि की गति होती है, जल में अलग होती है, और सॉलिड कहूं जैसे ठोस होता है उसमें अलग होती है। तो इस पे तो ये डिपेंड करेगा, पक्का करेगा। तापमान पे देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी चीजें बदल गई थी। 20 डिग्री पे अलग था, 0 डिग्री पे अलग था। तो तापमान बढ़ने पर अंतर तो आ जाता है, तापमान बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता पे भी करता है, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। प्रेशर का साउंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर होगा प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, इको या गूंज के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। पहले तो आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन पे नजर डालें, आपको याद भी होगा तो भी आप हो सकता है गलत टिक कराएं। तो ऑप्शन देखकर थोड़ा ठीक से लगाएं। आंसर होता है 17.2 मीटर। ये न्यूनतम दूरी होती है जिसके बाद ही इको का साउंड या गूंज हम जिसे कहते हैं। ज्यादातर आपने पहाड़ों पर सुना होगा, आप बोलते हैं, आवाज गूंज के आपके पास वापस आती है, तो ये
एक साउंड की प्रॉपर्टी होती है जिसे इको कहा जाता है। अगला है किस किरणों का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो पहले आप ये डायग्राम देखिए, देखिए यहाँ पे है गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल पूरा स्पेक्ट्रम है, विबग्योर उसमें पूरा होता है। वॉयलेट, देखिए वॉयलेट से इस साइड वाला अल्ट्रावायलेट, यहाँ होता है रेड, रेड से इस साइड वाला क्या होता है इंफ्रारेड। रेडियो वेव और आखिरी में इधर बीच में माइक्रोवेव्स भी होती हैं और ये आखिरी में होता है रेडियो वेव। तो जैसे कि आप ऊपर लिखा है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इस साइड जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है और इस साइड जाने पर स्पेक्ट्रम में एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, जब हम इस साइड जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी कि जो सबसे आखिरी में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये पूरा स्पेक्ट्रम है, तो जो सबसे आखिरी में होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा। तो सबसे आखिरी में क्या है रेडियो वेव, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी रेडियो वेव्स की। तो हमारा आंसर चला जाएगा रेडियो किरणें या रेडियो वेव्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंग किस तरह की तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग सॉरी लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आई होप आपको मेरे द्वारा किया हुआ काम पसंद आ रहा होगा, कुछ जो क्वेश्चन डाले हैं वो आपको पसंद आए हो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में तो ये आप मान के चलिए आने ही वाले हैं, आपके नहीं तो किसी और के सेट में आएंगे पर ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो इन्हें आपने याद कर लिया होगा। इस तरह की मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you very much for watching this video.